गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी म्यांमार से। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आज़ादी के उस लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब है जो महज कुछ महीने तक असंभव लग रहा था। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अगर वे पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेते तो स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला पहला देश होगा। आइए रखाइन आर्मी की सफलता को समझते हैं। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की सैन्य शाखा अराकान आर्मी ने रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब केवल भारत से वित्त पोषित सिटवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याओ कफ्यू का गहरे समुद्र का बंदरगाह और मुनांग शहर ही म्यांमार के सैन्य जुंटा के नियंत्रण में रह गए हैं। प्रमुख शहरों पर अराकान आर्मी का कब्जा है। साल 2024 के आखिर में अराकान आर्मी रखाइन में स्थित म्यांमार आर्मी की पश्चिमी कमांड के मुख्यालय एन शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही माउढांग पर भी कब्जा कर लिया और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर इसका नियंत्रण हो गया। रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने सैन्य जुंटा से बातचीत पर भी सहमति जताई है। एक बयान में कहा गया कि हम हमेशा सैन्य समाधानों के बजाय राजनीतिक साधनों के माध्यम से मौजूदा आंतरिक मुद्दों को हल करने के लिए खुले रहते हैं। भारत के निवेश का क्या होगा? यूएलए के बयान में विदेशी देशों भारत और चीन का आश्वासन दिया गया है कि वे रखाइन राज्य में उनके निवेश की रक्षा करेंगे। इस बयान को चीनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें बीजिंग के नेतृत्व की प्रशंसा की गई है। इसमें कहा गया कि अराकान आर्मी सभी विदेशी निवेशकों का स्वागत करती है, उन्हें मान्यता देती है जो अराकान को लाभ पहुँचाएंगे और उसके विकास और प्रगति में सहायता करेंगे। इस बीच ऐसी रिपोर्ट है कि अराकान सेना के वरिष्ठ नेताओं की भारत और चीन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें हुई हैं। अभी तक स्पष्ट नहीं कि अराकान आर्मी सितवे और क्याओ कफ्यू पर भी कब्जा करेगी या चीनी और भारतीय प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेगी। म्यांमार की जुंटा सेना ने विद्रोह के खिलाफ वायुसेना और नेवी का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद अराकान आर्मी ने जीत हासिल की है। विश्लेषकों का कहना है कि अराकान आर्मी की बातचीत की पेशकश और विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने के पीछे असल वजह यह है कि अगर आज़ादी हासिल होती है तो राजनयिक मान्यता की संभावना के आंकलन के लिए समय मिल सके। एशिया पश्चिम में महत्वपूर्ण देशों से मान्यता के बिना यूएलए का आज़ाद देश का सपना पूरा नहीं हो सकता है। भारत के पड़ोस में म्यांमार एक नया सीरिया बनता जा रहा है। आइए हम बात करें चीन की सैन्य तैयारी की। चीन ने नए साल की शुरुआत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन, टैंक और आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी उतारा गया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने युद्धाभ्यास काराकोरम पर्वतों में ऊंचाई और ठंडे वातावरण वाले इलाकों में किया है। इसका उद्देश्य ठंडे वातावरण में युद्ध की तत्परता का मूल्यांकन करना था। काराकोरम का यह इलाका भारतीय सीमा के नज़दीक है। इस युद्धाभ्यास से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीयत पर शक जताया जा रहा है। चीन सेंट्रल टेलीविजन की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार जिंगजियांग सैन्य कमान की एक इकाई एक अपरिचित उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में टोही सामरिक अभ्यास कर रही है। इसमें टोही बख्तरबंद और फायर पावर यूनिट के कई दस्तों ने अपनी ऑपरेशनल क्षमता का परीक्षण करने के लिए कई हथियारों और उपकरणों के साथ भाग लिया। काराकोरम पर्वतों में चल रहे अभ्यास के दौरान टोही इकाइयों ने उच्च कमान से खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बाद तेजी से निर्दिष्ट क्षेत्र में घुसपैठ की और जासूसी के लिए अपनी पोजीशन को स्थापित किया। इस बीच हवाई टोही यूनिट ने वास्तविक समय के युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने के लिए ड्रोन तैनात किए। कमांड पोस्ट ने दुश्मन की स्थिति का तुरंत विश्लेषण किया और युद्ध के आदेश जारी किए, जिसके बाद सभी ऑपरेशनल यूनिट ने तुरंत जवाब दिया। बख्तरबंद यूनिट ने तेजी से इकट्ठा होकर अपने वाहनों को जुटाया और अग्रिम ठिकानों पर हमला किया। तोपखाने की यूनिट ने निर्देशानुसार फायरिंग मापदंडों को समायोजित किया और फायर सपोर्ट की तैयारी की। अभ्यास के एक प्रतिभागी के अनुसार युद्ध के मैदान की स्थितियों में तेजी से बदलाव के कारण टोई यूनिट को मिशन के अंजाम देते समय चुपके, कुशल और तेज होना चाहिए। इसके लिए यूनिट को न केवल मजबूत सैन्य कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि युद्ध के मैदान के इलाके और स्थलाकृति से भी परिचित होना चाहिए। काराकोरम इलाके में चीन की बड़ी सैन्य तैनाती है। चीन ने काराकोरम इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों को हथियारों और गोला बारूद के साथ तैनात किया हुआ है। यह तैनाती वही 2020 के बाद से बनी हुई है। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन ने लद्दाख से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया है। हालांकि ठंड के मौसम में इस तरह का बड़ा युद्धाभ्यास चीन की नीयत पर शक पैदा करता है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें दावा किया गया था कि चीनी सैनिक इस ऊंचाई वाले इलाकों की ठंड को झेलने में असमर्थ हैं और उनके बीमार पड़ने की सूचना है। अब बात करते हैं अमेरिका में बर्फ़ का कहर। अमेरिका के मैदानी इलाकों, मध्य पश्चिम और मध्य अटलांटिक
तक बर्फ़ और बर्फीली बारिश का कहर है। नए साल की शुरुआत 40 राज्यों के 250 मिलियन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम जनित परिस्थितियों के कारण मध्य अमेरिका के एक बड़े हिस्से में खतरनाक सर्दी पड़ रही है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंसास से वॉशिंगटन तक की यात्रा मुश्किल हो गई है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने पहली ही संभावना जता दी थी कि कुछ लोगों के लिए एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे भारी बर्फबारी हो सकती है। वेदर चैनल के मुताबिक विंटर स्टॉर्म ब्लेयर आर्कटिक प्रकोप के कारण है। राष्ट्रीय मौसम सेवा आर्कटिक प्रकोप को एक बहुत ठंडी हवा के द्रव्यमान मास के रूप में बताती है, जो आमतौर पर एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद उत्तरी ध्रुव को पार करके कनाडा में प्रवेश करती है और दक्षिण और पूर्व में निचले अमेरिका में प्रवेश करती है। हालांकि ऐसी हवा हर साल चलती है, लेकिन अधिकांश प्रकोप दिशा बदलने वाली धाराओं के कारण खाड़ी के दक्षिणी भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम सेवा ने बताया कि सबसे ज़्यादा तीव्र प्रकोप औसतन हर 4 से 5 साल में खाड़ी देशों में पहुंचता है। हालांकि कुछ मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि सर्दियों की यह स्थिति आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 5 जनवरी को शुरू हुए इस तूफान के कारण अमेरिका में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगभग पूरे कैंसास, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ हिस्सों में बर्फ देखी जा रही है। प्रमुख सड़कों में बर्फ की चादरें जम गई हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार तूफान के कारण अमेरिका में लगभग 63 मिलियन लोगों को किसी न किसी तरह की विंटर वेदर एडवाइजरी जारी की गई है। रिपोर्ट में CNN के हवाले से बताया गया कि 60 मिलियन लोग में से लगभग 4 मिलियन पूर्वी कंसास और पश्चिमी मिजूरी के अधिकांश हिस्सों में बर्फीले तूफान की चेतावनी के तहत है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेसियर का कहना है कि सोमवार 6 जनवरी को राजकीय इमारतें बंद रहेंगी। रिपोर्ट में बताया गया कि बर्फीले तूफान के कारण पूरे अमेरिका में लगभग 1,500 से ज़्यादा हवाई उड़ानें रद्द हो गई हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने काफ़ी ज़्यादा हिमपात को भी चेतावनी दी है। इस सप्ताह अमेरिका के बड़े हिस्से में ठंड जारी रहने और तापमान सामान्य से 12 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर आउटेज .US के अनुसार मिजूरी, उत्तर कैरोलिना, कंसास, टेक्सास और ओक्लाहोमा में करीब 40,000 लोग बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। नए साल के शुरू होते ही देश की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा आतंकी अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों की एक बड़ी साजिश का पता चला है। इनपुट के मुताबिक दिल्ली और पंजाब को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। ISI भारत में सीरियल बम ब्लास्ट करने की योजना बना रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक आतंकवादी संगठन बांग्लादेश की मदद से भारत में सिलसिलेवार बम धमाके करने का इरादा रखते हैं। ये आतंकी संगठन बड़े शहरों में व्यस्त इलाकों को अपना निशाना बना सकते हैं। आतंकी संगठन बांग्लादेश और पाक की कश्मीर POK में स्थित आतंकियों के साथ मिलकर भारत के प्रमुख शहरों में हमला करना चाहते हैं। खासकर नई दिल्ली, पंजाब और अन्य मेट्रो शहरों के व्यस्ततम इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट। खुफिया विभाग से मिली अहम जानकारी के बाद देश की सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली और पंजाब पर खास ध्यान रखने को कहा गया है। इससे पहले दिसंबर में खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी थी। उसने एक वीडियो जारी कर महाकुंभ 2025 को निशाना बनाने की धमकी दी थी। गुरप्रीत सिंह पन्नू ने धमकी UP के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद दी थी। उसने कहा था कि वह इसका बदला महाकुंभ 2025 में लेगा और 3 शाही स्नानों को निशाना बनाएगा। आइए बात करें गाज़ा की। गाज़ा में पिछले 3 दिनों से जारी इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 184 लोग मारे गए हैं। हमास के गाज़ा स्थित मीडिया कार्यालय ने कहा कि इजरायली सेना ने पिछले 72 घंटों में गाज़ा पट्टी पर 94 हवाई हमले किए, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई। कार्यालय ने शनिवार को अपने बयान में इन हमलों को खतरनाक और क्रूर बताया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल के हवाई हमले में कई पीड़ित या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। इसके अलावा कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। गाज़ा में फिलिस्तीनी नागरिक रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पिछले 3 दिनों में इजरायली हवाई हमले में तेज हुए हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए मुश्किल समय है। बयान में कहा गया कि इजरायली सेना इन भयावह अपराधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्हें हथियार और राजनीतिक समर्थन देने के लिए अमेरिकी प्रशासन की भी आलोचना की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इन जघन्य अपराधों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र जांच टीमों को भेजने का आह्वान किया है। इसराइल की रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद इसराइल ने गुरुवार से गाज़ा में अपने सैन्य अभियान को तेज किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कतर, मिस्र और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई वार्ता प्रमुख मुद्दों पर रुकी हुई है, जिसमें संघर्ष विराम जारी रखना भी शामिल है।
गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 45,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। इस हमले के दौरान हमास ने 250 नागरिकों का अपहरण कर लिया था, जिनमें से लगभग 100 अभी भी कैद में हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.